नमस्कार। आज हम भारतीय लेबर लॉ के एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। मान लीजिए एक कंपनी है जिसे एक साल तो जबरदस्त प्रॉफिट होता है और अगले ही साल घाटा। तो ऐसे में वो अपने कर्मचारियों को एक जैसा एक फेयर बोनस कैसे दे सकती है ना? ये एक मुश्किल पहेली। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। और इसी बड़ी चुनौती का जवाब है भारत का ये कानून, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। ये एक्ट इसी प्रॉब्लम का एक सीधा साधा समाधान देता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कानून असल में है क्या। इसे एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट कहा जा सकता है। देखिए, इस कानून का मकसद दो तरफा है। पहला, ये पक्का करना कि कर्मचारियों को कंपनी के मुनाफे में उनका हक मिले, और दूसरा, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो हर साल प्रॉफिट के ऊपर नीचे होने के बावजूद बोनस पेमेंट में एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता बनाए रखे। मतलब फेयरनेस भी और कंसिस्टेंसी भी। अच्छा, अब अगला और सबसे जरूरी सवाल, ये बोनस आखिर मिलता किसे है? क्या हर कोई इसके लिए एलिजिबल है? चलिए देखते हैं कानून क्या कहता है। तो एलिजिबिलिटी के लिए 3 मेन शर्तें हैं। पहली, कर्मचारी ने उस साल में कम से कम 30 दिन काम किया हो। दूसरी, उसकी सैलरी सरकार की तय की हुई लिमिट के अंदर हो। और तीसरी, उसे किसी खास वजह से डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो। और हाँ, कानून ये भी साफ साफ बताता है कि कौन अयोग्य है। अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला गया हो, धोखाधड़ी, कंपनी के अंदर मारपीट या हिंसा करने या फिर चोरी और तोड़फोड़ जैसे गंभीर मामलों में, तो वो अपना बोनस पाने का हक खो देता है। ठीक है, तो कौन एलिजिबल है ये तो समझ आ गया। अब बात करते हैं कि बोनस मिलेगा कितना। कानून ने इसकी भी एक लिमिट तय कर रखी है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। और ये जो नंबर है ना, ये इस कानून की सबसे बड़ी ताकत है। हर एलिजिबल कर्मचारी को अपनी सैलरी का कम से कम 8.33% बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे उस साल कंपनी को फायदा हो या फिर नुकसान। ये एक तरह से कर्मचारियों के लिए एक सेफ्टी नेट है। और दूसरी तरफ एक अप्री सीमा भी है। एक साल में ज्यादा से ज्यादा बोनस जो दिया जा सकता है वो है सैलरी का 20%। कंपनी का प्रॉफिट चाहे कितना भी ज्यादा क्यों न हो, बोनस की ये मैक्सिमम लिमिट फिक्स्ड है। अब आते हैं इस एक्ट के सबसे यूनिक और सबसे अहम हिस्से पर, सेट ऑन और सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट। यही वो मैकेनिज्म है जो पूरे बोनस सिस्टम में स्थिरता लाता है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक रेनी डे फंड की तरह देखना, मतलब बुरे वक्त के लिए बचाया गया पैसा। ये एक बहुत ही स्मार्ट प्लानिंग है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, जब कंपनी को बम्पर मुनाफा होता है, मतलब इतना कि 20% का मैक्सिमम बोनस देने के बाद भी पैसा बच जाता है, तो उस एक्स्ट्रा पैसे को सेट ऑन करके भविष्य के लिए रख लिया जाता है। और इसका ठीक उल्टा, जब मुनाफा बहुत कम हो, इतना कि मिनिमम 8.33% बोनस देना भी मुश्किल हो जाए, तो जितनी रकम कम पड़ रही है उसे सेट ऑफ के तौर पर नोट कर लिया जाता है। लेकिन ये जो सेट ऑन या सेट ऑफ का पैसा है, ये हमेशा के लिए नहीं होता। कानून कहता है कि इस अमाउंट को अगले 4 सालों तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसका मतलब किसी अच्छे साल की बचत का इस्तेमाल अगले 4 सालों में से किसी कमजोर साल में बोनस देने के लिए हो सकता है, और ठीक वैसे ही किसी कमजोर साल में जो कमी हुई उसे अगले 4 सालों के मुनाफे से पूरा किया जा सकता है। और इस पूरे सिस्टम को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से भी मंजूरी मिली हुई है। 1962 के एक बहुत ही मशहूर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को सही ठहराया था। कोर्ट ने कहा था कि ये तरीका मालिक और कर्मचारी दोनों के हितों के बीच एक सही संतुलन बनाता है। तो अब तक हमने इस कानून की बारीकियों को तो समझ लिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? इस पूरे सिस्टम का असल मकसद क्या है? अगर हम इसे समेटें तो ये सिस्टम 4 बड़े काम करता है। एक, ये बोनस पेमेंट में हर साल एक स्थिरता लाता है। दूसरा, ये बुरे वक्त में कंपनियों को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर से बचाता है। तीसरा, ये कर्मचारियों को मिनिमम बोनस की गारंटी देता है। और चौथा और सबसे जरूरी, ये मालिक और कर्मचारी दोनों के बीच एक फेयर बैलेंस बनाता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा फ्रेमवर्क है जो इंडस्ट्री में शांति और स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करता है और इसमें शामिल हर किसी के लिए फेयरनेस सुनिश्चित करता है।
लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है। आज की तेजी से बदलती इकोनॉमी में जहां गिग वर्कर्स और स्टार्टअप्स का कल्चर बढ़ रहा है, क्या ये लगभग 60 साल पुराना कानून आज भी उतना ही रेलेवेंट है? क्या ये आज भी वो सही बैलेंस बना पा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।